स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग सिक्योरिटी देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा 8वां लेक्चर है। बेसिकली इसमें लेट हो गया और छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं। लास्ट वीडियो जो कल लास्ट हो जाएगा सिक्योरिटी का, वो थोड़ा लंबा होगा, ठीक है। फिर भी वो 1.5 घंटा के करीब ही रहेगा, तो उसको देख लेंगे, सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा। फिर डीकेडी स्टार्ट करेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमने कहा था ना कि 28 पेज अगर पढ़ लिया और करंट से अपडेट कर लिया तो कल्याण हो जाएगा। 28 पेज ही डीकेडी करना है। मेन हम लोग पढ़ चुके हैं। अब जैसे डिफेंस एक्सपोर्ट, ये करंट की बात है, ठीक है। और भी करंट जो आएगा वो अपडेट करेंगे, तो इसको केवल सुन लेना है आप लोग को, डीकेडी नहीं करना है। कुछ पॉइंट अच्छे अच्छे पॉइंट मिलेंगे, उसे नोट कर लेना है कहीं यूज करने के लिए। तो हम लोग आज देखेंगे कि डिफेंस एक्सपोर्ट या रक्षा निर्यात की क्या स्थिति है भारत में। तो देखो, 21-22 में रक्षा निर्यात निजी क्षेत्र का योगदान कितना रहा था? 70% रहा था। शेष हिस्सा किसका रहा था? सार्वजनिक का। तो जो रक्षा निर्यात किया गया था उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के थे उनका योगदान 70% रहा और 30% सार्वजनिक का रहा। सोचो सार्वजनिक कितना कम था, ठीक है। वर्तमान में भारत विश्व भर में 75 से अधिक देशों में क्या करता है? अपने उपकरणों को निर्यात करता है। तो आप लोग नहीं जानते होंगे कि भारत भी निर्यात करता है, 75 से अधिक देशों को निर्यात करता है, ठीक है ना। और जो रैंकिंग आई थी, 3 भारतीय कंपनियां 2020 की रैंकिंग में 100 रक्षा कंपनियों में शामिल थी। 3 कंपनियां थी। कौन कौन था? तो एक एचएल था, दूसरा फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक बेल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। मतलब एचएल, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और बेल, 3 ये कंपनियां टॉप 100 में शामिल थी भारत के, जो रक्षा का निर्यात करते हैं, डिफेंस एक्सपोर्ट करते हैं। तो रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सरकार ने कदम उठाया था? तो रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो एक्सपोर्टर हैं, निर्यातक हैं, उनको सरकार द्वारा उत्पाद प्रमाणित कराने का अवसर प्रदान करती है। तो रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या हुआ कि जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनके जो प्रोडक्ट हैं उनको प्रमाणित करने का अवसर दे रही थी। दूसरी बात, एमएसएमई को स्वदेशीकरण सहायता किया गया। कैसे? कि उसने वस्तुओं की सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जारी की जिनका आयात नहीं किया जा सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया कि एमएसएमई की जो प्रोडक्ट हैं उनकी सूची तैयार की। जो हमारे भारत में एमएसएमई बनाती हैं प्रोडक्ट, उसको क्या किया? प्रोत्साहन किया और कहा कि भाई जो एमएसएमई प्रोडक्ट बनाती हैं कोई बाहर से आयात नहीं करेगा, ठीक है। तो एमएसएमई को सहायता दिया। रक्षा औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कर दिया? सरल कर दिया। निवेश संवर्धन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को देखा जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया। विदेश मंत्रालय की विशेष भूमिका रही कि उसने लाइन ऑफ क्रेडिट सुविधा प्रदान करने लगी, ठीक है। डिफेंस अटैच को बढ़ावा देने का अधिकार भी प्राप्त है विदेश मंत्रालय को। तो ये सारे वजह से निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। आल्दो बहुत कम है, लेकिन रक्षा निर्यात के लिए और भी कदम उठाने चाहिए। एमएसएमई में कोई इतना एमएसएमई नहीं है कि जो रक्षा उपकरण बनाए, ठीक है ना। ये सिर्फ बताना है कि हाँ, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो आयात है उसको हतोत्साहित किया गया है। चुनौतियां क्या क्या हैं इसको लेके? तो देखो, चुनौतियां लाल फीताशाही हमेशा की रही है, ठीक है। पीएसयू जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम है उसमें तो लाल फीताशाही देखने को मिलता है, जग जाहिर है। और आईपीआर संबंधी मुद्दे हैं, जो बौद्धिक संपदा अधिकार है उसको लेके बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे डब्ल्यूटीओ से रिलेटेड मुद्दे हैं। भारतीय रक्षा उद्योग कुछ ऐसे हथियार प्लेटफॉर्म जैसे टैंक, T-90, SU-30 लड़ाकू विमान आदि का विनिर्माण कर रहा है, जिनका आईपीआर मूल विदेशी उपकरण विनिर्माताओं के पास है, जैसे सुखोई बना रहे हैं, ठीक है। या होता है ना कि ये बात को समझो कि कोई उपकरण या हथियार खरीदा जा रहा है, तो जिस देश से हथियार खरीदा जा रहा है उसका पार्ट भी वही देश देता है, उसकी टेक्नोलॉजी भी अगर कोई खराबी आती है तो वहीं के लोग बनाने आते हैं। वो टेक्नोलॉजी हस्तांतरण नहीं करता है, टेक्नोलॉजी को हस्तांतरण नहीं करता है, ट्रांसफर नहीं करता है। क्यों? क्योंकि नुकसान होने लगेगा, ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया बनाने लगेगा, तो ये नहीं करता। तो ये भी एक चुनौती है आईपीआर से रिलेटेड। निम्न उत्पादकता है, ठीक है, मतलब कि प्रति यूनिट लागत अधिक होती है, इनकी जो प्रति यूनिट बनाने की लागत है वो अधिक होती है, तो मार्केट से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता है, तो निम्न उत्पादकता है। लक्षित देशों की पहचान नहीं कर पा रही है। जो छोटे छोटे देश हैं जो कमजोर हैं और उनको हथियार चाहिए या रक्षा उपकरण चाहिए, उनको मुहैया कराना चाहिए,
तो लक्षित देशों की पहचान करने में दिक्कत हो रही है। अन्य मुद्दे हैं जैसे डिजाइनिंग को लेके, विकास क्षमता का अभाव है इनके पास, ठीक है, और उद्योग शिक्षा रक्षा जुड़ाव का भी अभाव है। जो शिक्षा और रक्षा उद्योग है इनका जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सारी चिंताएं हैं। दूसरा न्यूज में क्या रहा, एक्सपोर्ट, ऐसे भी एक्सपोर्ट जो बता दिया वही ध्यान रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सपोर्ट को डीकेडी भी कर लेना, याद दिला देना हमको, डीकेडी कर लेना बड़ा आसान है, ठीक है ना। डेटा सुरक्षा कॉमन लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। अगर जानते हो कोई भी चीज की रक्षा से जुड़ा हुआ क्या क्या चिंताएं हैं तो सब कुछ हो जाएगा। डेटा सुरक्षा इस समय क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, आए दिन ये डेटा सुरक्षा की बात होती है, बिग डेटा एनालिसिस की बात होती है। तो बिग डेटा एनालिसिस तो हम लोग वहां पे देखेंगे, साइंस एंड टेक में देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन डेटा सुरक्षा की बात हो रही है, जैसे मानव सुरक्षा है वैसे ही आजकल टेक्नोलॉजी आने की वजह से या ऑनलाइन आने की वजह से, सीधी बात बोलें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आने की वजह से हमारा क्या हो रहा है, डेटा सुरक्षा की बड़ी बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई हमारा डेटा सुरक्षा चोरी कर ले ना, डेटा चोरी कर ले, तो हमारी अर्थव्यवस्था की वाट लगा सकता है, अर्थव्यवस्था की वाट लगा सकता है अगर डेटा चुरा ले तो देखा जाए तो डेटा सुरक्षा से हमारा कोई लिए कोई समर्पित कानूनी तंत्र नहीं है डेटा सुरक्षा की, जबकि इस समय सबसे ज्यादा है, ठीक है, चाहिए भी, लेकिन कोई समर्पित कानून तंत्र नहीं है। कुछ अधिनियम या निर्णय समान रूप से डेटा संरक्षण को कवर करते हैं, कुछ ही हैं। निजता के अधिकार, जैसे ये पुट्टा स्वामी है, इसको सही करता है मुद्रा स्वामी नहीं, पुट्टा स्वामी, ठीक है। निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट ने, कौन से केस में, पुट्टा स्वामी वाले केस में 2017 में। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43A के उपयोगकर्ता के डेटा को दुरुपयोग से बचाती है। तो सिर्फ ये है कि जो आईटी एक्ट 2000 है उसमें भी सेक्शन 43A जो उपयोगकर्ता हैं उनके डेटा के दुरुपयोग को बचाती है, कौन, आईटी एक्ट। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, कॉपीराइट अधिनियम आदि जैसे अधिनियम भी व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। तो कोई देखा जाए तो कोई सॉलिड तंत्र नहीं है, सिस्टम नहीं है डेटा को सुरक्षा करने के लिए। जो छुटपुटे कोई नियम है या कानून है उनमें छुटपुटे दिए गए हैं, ठीक। तो डेटा सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्यों हम कह रहे हैं कि डेटा सुरक्षा जरूरी है। जैसे डेटा का अपर्याप्त संरक्षण उपभोक्ता विश्वास को कम करके नकारात्मक बाजार प्रभाव पैदा कर सकता है। मतलब आप समझो कि डेटा का अगर संरक्षण नहीं होगा, देखो ना, एक बार आप नेट खोलना, ठीक है ना, और कोई खरीदारी की चीज आप बार बार बोलना, ऑनलाइन ही रह के मोबाइल में रहना, उसके बाद सर्च करना, खोलना ओपन कोई भी वेबसाइट, वो सीधे सीधे आपको लिंक दे देगा, इतना एडवांस हो गया है। तो वो डाटा, जैसे आप लॉगिन करते हो, क्या सर्च किए, कौन सा सामान सर्च किए, कैसा आपका पसंद है, ये डेटा से निकल सकता है। आपका पसंद कैसा है, ठीक है, आपकी कितने लोग व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, तो व्यक्तिगत जानकारी की बात होगी। आप क्या पसंद करते हो, किसको ना पसंद करते हो, सब चीज हो सकता है, चुनाव पे फर्क डाला जा सकता है, इतना तक डेटा की बात होती है, ठीक है। डेटा के औद्योगिक मूल्य में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे यह एक नई मुद्रा बन गई है कि अब डेटा को एनालिसिस करने के लिए बिग डाटा आ गया है, और बिग डाटा के हिसाब से एनालिसिस करके हम देख सकते हैं कि कौन सा चीज लोगों के द्वारा मांग की जा रही है, उसी का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, कौन सी चीज नहीं मांग की जा रही उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, ठीक है, कौन सी सर्विस वो चाहते हैं, कौन सी सर्विस नहीं चाहते हैं, ये सब पता चल जाता है। और डिजिटल संप्रभुता की रक्षा के लिए भी ये डेटा सुरक्षा जरूरी है। डेटा सुरक्षा हमारे गोपनीयता संबंधी अधिकारों के दायरे को स्पष्ट करने में सहायता होती है। महामारी के दौरान डेटा संग्रह में बहुत वृद्धि हुई थी, क्योंकि कोविड आने की वजह से लोग फेस टू फेस तो गए नहीं, सब लोग ऑनलाइन काम किया, और वहां उस समय में डेटा संग्रह खूब हुआ, साइबर अपराधों में खूब वृद्धि हुई, तो इसलिए हमारे डेटा सुरक्षा की आवश्यकता है, ठीक है। इसके ऊपर 5 मिनट सोचना कि क्यों चाहिए, ठीक है, और फिर एक खाका बनाना जैसे हम लोग बनाते हैं डीकेडी में, ठीक है ना, कोशिश करना, बाकी तो हम बैठे ही हैं। भारत के लिए डेटा संरक्षण में चुनौतियां क्या क्या है, तो व्यापक कानून का अभाव है। भारत में डेटा स्थानांतरण मतलब लोकलाइजेशन नहीं होता है, लोकल स्तर पे डाटा संग्रहित नहीं होता है, जैसे एप्पल वाला नहीं करते हैं, ठीक है, फेसबुक वाला नहीं करते हैं, इंस्टाग्राम का नहीं करते हैं,
ये सब कहाँ पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब अमेरिका में होता है संरक्षित। तो अभी तो सख्त हुआ है भारत में कि डाटा यहाँ पे संरक्षित करना है। निजी क्षेत्र की कई कंपनियां डेटा सक्रियता में शामिल होती हैं। इसमें एक समान डेटा सुरक्षा ढांचे को लागू करना मुश्किल हो जाता है, मतलब वन साइज फिट ऑल नहीं हो सकता है। डेटा की सत्यता और मात्रा के कारण डेटा रिकॉर्ड का हैंडल करना कठिन हो जाता है। डेटा की अगर हम कहें ना कि डेटा हमारे पास, सोचो कि 136 करोड़ जनसंख्या है और पर डे कितना डाटा जनरेट होता होगा, पर डे डाटा कितना जनरेट होता होगा ऑनलाइन के माध्यम से। उसको कहाँ स्टोर करें, कैसे स्टोर करें, ठीक है, फिर एनालाइज करें, एनालिसिस करें। तो एनालिसिस में हमें विशेषज्ञ तो चाहिए, वो विशेषज्ञ कहाँ है, सब विदेश भाग गए। विशेषज्ञ की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, ठीक है, कि जो हमारे पास डाटा इकट्ठा भी हो रहा है, मान लो एक तो इकट्ठा करना बड़ी मुश्किल बात है, अगर इकट्ठा भी हो जाए तो एनालिसिस कैसे करें। साइबर सुरक्षा की बात आती है, डाटा सुरक्षा की बात, साइबर सुरक्षा की बात आती है। तो बात करते हैं कि साइबर सुरक्षा है क्या। इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन ये करंट में हमेशा रहेगा। तो साइबर स्पेस में अगर कोई एकत्रित जानकारी हो, कोई एकत्रित क्या हो, इकट्ठा हुआ जानकारी हो या संपत्ति हो, उसको कोई अनधिकृत अनऑथराइज्ड पर्सन क्या करे, वहां पे पहुंच बनाए, उसका उपयोग करे, उसका प्रकटीकरण कर दे, बाधा डाले, संशोधन कर ले या विनाश कर दे। क्या कि साइबर स्पेस में कोई भी जानकारी एकत्र है या संपत्ति है जो भी, उसको अनऑथराइज्ड पर्सन द्वारा वहां पे पहुंच बनाया जाए, उसका उपयोग किया जाए, प्रकटीकरण करा जाए, ठीक है। सॉरी डिस्टर्ब हो गया था। मैं बोल रहा था कि कोई साइबर स्पेस में जानकारी क्या हो, एकत्र हो या संपत्ति वहां पे रखा गया, वो अनऑथराइज्ड पर्सन क्या करे, वहां पे पहुंच बनाए, उसका उपयोग करने लगे, उसको क्या कर दे, प्रकटीकरण कर दे या बाधा डाल दे, संशोधन कर दे या विनाश कर दे, से सुरक्षित करने के, इन सब से सुरक्षित करना है कि अनऑथराइज्ड पर्सन पहुंच ना पाए, उपयोग न कर पाए, प्रकटीकरण न कर पाए, बाधा कोई न डाले, संशोधन न करे, विनाश न करे, इन सब से सुरक्षा देना ही क्या कहलाता है, साइबर सुरक्षा कहलाता है, ठीक है। साइबर स्पेस में लोगों, सॉफ्टवेयर और सेवाओं के बीच अंतर संबंध होता है। तो हमेशा देखना साइबर स्पेस में क्या होता है कि लोग होते हैं, ये है साइबर स्पेस, साइबर स्पेस है तो लोग होंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, सॉफ्टवेयर होगा, वेयर होगा और सेवा होगा, ठीक है ना। इन तीनों क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ये तीनों क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से। चाहे ट्रायंगल बना लो, चाहे सर्कल पे दिखा लो, कैसे भी दिखा लो, ठीक है। यह सूचना और संचार प्रौद्योगिकी उपकरणों तथा नेटवर्कों के विश्वव्यापी वितरण द्वारा समर्थित होता है। तो ये आईटी टेक्नोलॉजी द्वारा या आईटी टेक्नोलॉजी जिस उपकरण में यूज किया जाता है, उस उपकरण और नेटवर्क के द्वारा क्या होता है, समर्थित होता है। इंडेक्स देखें, जो इंडेक्स है साइबर सुरक्षा सूचकांक, उसमें भारत कौन से नंबर पे है, 10वें नंबर पे है 194 देशों में, ठीक। अब साइबर सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यकता है। जैसे चीन सहित जितने भी हमारे शत्रु देश हैं, वो क्या कर रहे हैं, साइबर हमले कर रहे हैं, ठीक है। और साइबर हमले युद्ध के समान ही निर्णायक भूमिका रखते हैं, ठीक। बांध है, जैसे आपातकालीन सेवा है, बिजली है, ऊर्जा है, बैंकिंग है, वित्तीय सेवा है आदि जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो बांध है, आपातकालीन इमरजेंसी सर्विस है, बिजली है, ऊर्जा है, बैंकिंग है, वित्तीय सेवा है, ये सब कनेक्टेड रहते हैं आईटी से, ठीक है ना। तो फिर इनकी सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा जरूरी है। सरकार क्या कर रही है, डिजिटल प्रयास बढ़ा रही है, डिजिटल इंडिया लेके आई है, नागरिक उससे जुड़ रहे हैं, कंपनी जुड़ रही है, सरकारी एजेंसियां जुड़ रही है, ऑनलाइन लेन देन हो रहा है, तो सुरक्षा करने की जरूरत है। डिजिटल रूप से असुरक्षित लक्ष्य देखा जाए तो 1.15 बिलियन से अधिक फोन और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोग करता है। तो डिजिटल रूप से असुरक्षित लक्ष्य है, मतलब इतने लोग 1.15 बिलियन से अधिक लोग फोन और 700 मिलियन से अधिक इंटरनेट उपयोग करता है जो असुरक्षित है।
साइबर हमला कभी भी इनके ऊपर हो सकता है। आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए अगले 10 वर्षों में साइबर हमलों के कारण नुकसान 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा डाटा है कि 10 वर्षों में कितना हो सकता है, 20 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है अगर साइबर सुरक्षा नहीं रखे तो। स्टार्टअप डिजिटल प्रयास, जैसे भारत डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए सबसे तेजी से बढ़ते बाजारों में एक है, तो स्टार्टअप डिजिटल प्रयास खूब ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर वो स्टार्टअप को सुरक्षित करना है तो साइबर सुरक्षा की आवश्यकता है। ठीक, तो साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चुनौतियां क्या क्या है? चुनौतियां क्या है? तो व्यापक डिजिटल निरक्षरता है, मतलब डिजिटल रूप से निरक्षर लोग बहुत ज्यादा हैं। अपर्याप्त सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर है, निम्न कोटि के उपकरण है, सुभेद्यता वनरेबिलिटी, सुभेद्यता के बारे में जानकारी साझा करने में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का संकोच है। कौन से लोग सुभेद्य हैं, ज्यादा क्या किया जा सकता है, इन पे साइबर हमला किया जा सकता है। तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का ये साझा ही नहीं करते हैं एक दूसरे को। अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के लिए हमें बाहर से निर्भर करना होता है। तो ये भी है कि वो जो अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बाहर से क्या होंगे, इंपोर्ट होंगे तो उनमें चिप हो सकता है, वो आपके डाटा कलेक्शन कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो एजेंसियां हैं डाटा सुरक्षा के लिए, उनके बीच में समन्वय की कमी है, पर्याप्त बुनियादी ढांचे नहीं है, प्रशिक्षित कर्मचारी नहीं है, और भी अन्य चुनौतियां हैं कि राज्य स्तर पे क्षमता नहीं है, भौगोलिक बाधाओं जैसे अभाव है। ठीक है, भारत के बाहर स्थित अधिकांश सर्वर हैं जहां पे डाटा इकट्ठा होते हैं। साइबर स्पेस में तेजी से विकसित हो रही तकनीकी हो रही है ना, साइबर स्पेस में बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी आ रहा है, उसके साथ हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारी विफलता हो रही है। तो इन सबको सुरक्षित करने के लिए हमारे सामने चुनौतियां हैं। तो क्या है अभी साइबर सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए अभी मौजूदा तंत्र क्या है? तो विधायी रूप से देखा जाए, दो रूप से देख सकते हैं मौजूदा तंत्र को, विधायी रूप से देख सकते हैं और संस्थागत रूप से देख सकते हैं। तो विधायी रूप से देखो, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 में लाया गया, ठीक है। दूसरा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 में लाया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है, इनके द्वारा क्या किया जा रहा है, विधायी उपाय के द्वारा साइबर सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। दूसरा क्या, संस्थागत उपाय में क्या क्या है, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र बनाया गया है, भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल जिसको सार्टिन बोलते हैं वो बनाया गया है, राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र बनाया गया है, रक्षा मंत्रालय ने रक्षा साइबर एजेंसी का गठन किया है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और अवसंरचना संरक्षण केंद्र बनाया गया है, NCIPC, साइबर स्वच्छता केंद्र, बॉटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर बनाया गया है, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है। ये संस्थागत उपाय किए गए हैं साइबर सुरक्षा के खिलाफ। अब देखिए नक्सलवाद भी हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके बारे में जानना है कि नक्सलवाद एक्चुअली में स्टार्ट क्या हुआ। एक विचारधारा के रूप में हुआ था, जो वंचित लोग थे, जो शोषित लोग थे, उनको हेल्प करने के लिए ये नक्सलवाद स्टार्ट हुआ था। तो ये वामपंथी या माओवादी विचारधाराओं से क्या है, प्रेरित है, ठीक है। इसलिए इसको वामपंथी उग्रवाद या माओवाद के रूप में भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, तो 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी क्षेत्र से हुआ था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए विद्रोह से स्टार्ट हुआ था। ये कौन, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी थी, उसके विद्रोह द्वारा स्टार्ट किया गया था। ये संघर्ष देश भर में पूर्वी भाग जो है, जो हमने बोला था ना, जब बताया था कि पशुपति से लेकर तिरुपति तक लाल गलियारा बोला जाता है, वहां तक ये नक्सलवाद है। जब देखना पशुपति से लेके जहां तिरुपति तक, ठीक है। तो उड़ीसा आएगा, छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, बिहार आएगा, आंध्र प्रदेश आएगा। इन राज्यों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र को लाल गलियारे के रूप में जाना जाता है, पशुपति से लेकर तिरुपति तक, ठीक है। नक्सलवाद के कारण क्या है, हमने कारण बहुत अच्छे से आपने डीकेडी में बताया था। तो यहाँ पे बहुत सीमित है कि भूमि संबंधी कारक हो सकते हैं, प्रशासन संबंधी कारक हो सकते हैं, खनन, सिंचाई, विद्युत परियोजना के कारण विस्थापन होने की वजह से हो सकता है, आजीविका संबंधी कारण हो सकते हैं कि जो उनके व्यवसाय हैं या उनके जो वैकल्पिक रोजगार हैं वो नष्ट हो गए हैं, उसकी वजह से हो सकता है, या जो पारंपरिक अधिकार से वंचित किए गए हैं ये हो। कि ये अभी हमारा बहुत सीमित है। जब हमने डीकेडी का याद करना, यहाँ पे नक्सलवाद के और भी कारण हो सकते हैं, वहां पे डिटेल में हमने बताया भी था। अब देखो, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए महत्वपूर्ण पहले क्या क्या है।
तो गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय नीति एवं कार्य योजना 2015 में लाया गया था। पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना के तहत विभिन्न उप योजनाएं चलाए गए थे नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। गृह मंत्रालय की समाधान, हम लोग समाधान डिटेल में देख चुके हैं कि समाधान का मतलब क्या है। तो समाधान लाया गया और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, रोड हुआ, मोबाइल टावर लगाए गए, कौशल विकास योजनाएं चलाए गए जैसे रोजनी, आजीविका महाविद्यालय आदि। संस्थागत उपाय किए गए जैसे ब्लैक पैंथर कॉम्बैट फोर्स आया, बस्तारिया बटालियन आया। तो ये सब लाए गए। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए समस्याएं क्या क्या है हमारे सामने। तो स्थापित मानक संचालन प्रक्रियाओं की उपेक्षा हो रही है, अनदेखी हो रही है। जो स्टैंडर्ड हम लोग प्रक्रिया बना रखे हैं उसकी उपेक्षा किया जा रहा है। पुलिस बलों का धीमा होना, क्षमता निर्माण, मतलब बहुत पुलिस बल की धीमा क्षमता निर्माण है और नेतृत्व से संबंधित समस्याएं हैं कि कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पा रहे हैं। उग्रवादी गुरिल्ला युद्ध पद्धति में भली भांति प्रशिक्षित हैं। गुरिल्ला युद्ध तो जानते हो कि मारो, एक बार हमला करो फिर छुप जाओ, मारो फिर छुप जाओ, ठीक है। तो इसको कैसे हम लोग टैकल करें। गहरी माइंस का पता लगाने में असक्षम टेक्निक है कि वो माइंस बिछा दे रहे हैं। आए दिन तो छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। जो नक्सलवादी हैं या नक्सली हैं उनके द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन किया जा रहा है। और भी चुनौतियां हैं जो डीकेडी में हमने कर रखा है। अगर डीकेडी नहीं हो तो फिर से हम डीकेडी करेंगे, तो स्टार्ट करेंगे तो फिर से स्टार्ट करेंगे तो वहां पे हो जाएगा। तो वहां से ये सारे उठा लेंगे। बस इसमें से जो न्यूज हैं उनको ध्यान रखना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एक आध पहल हुए हैं वो ध्यान रखना है। तो आगे की ग्राफ क्या है, तो जो कारण बताएंगे डीकेडी में, वही कारण के ऊपर क्या कर देना है, समाधान देना है। जैसे मूल कारक को समाप्त कर देना जिसकी वजह से पनप रहे हैं, और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना जैसे ड्रोन हुआ, जीपीएस ट्रैकिंग हुआ, हैंड हेल्ड थर्मल इमेजिंग हुआ, रडार हुआ, सैटेलाइट हुआ। तो टेक्नोलॉजी के सहारा लेंगे। अवैध खनन या ठेकेदार वगैरह को उसको रोकना होगा, इनके वित्त पोषण रोकना होगा। ये सारी चीजें हम लोग बताएंगे। यहाँ पे जो कारण बताएंगे वहीं पे कारण के साथ ही होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉइंट हैं जो उसको नोट कर लेना चाहिए जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह। एक है यूपा कानून। ये है क्या, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है। यूपा के बारे में क्या है, तो ये विधि विरोध क्रियाकलाप जो करते हैं उनके निवारण के लिए अधिनियम लाया गया 1967 में। ये व्यक्ति और संगठनों के कतिपय गैर कानूनी क्रियाकलापों को अधिक प्रभावी निवारण तथा आतंकवादी गतिविधियों को और तत्संगत विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया। मतलब सीधी बात है कि जितने गैर कानूनी क्रियाकलाप हो रहे हैं, गैर कानूनी क्रियाकलाप, उनको रोकने के लिए, ठीक है, आतंकवाद की गतिविधियों को रोकने के लिए ये क्या है, अधिनियम प्रभावी है। कब लाया गया था, 1967 में लाया गया था। अगर देखा जाए तो इस अधिनियम के प्रावधान क्या क्या हैं, ठीक है। तो इस अधिनियम में जो भी गैर कानूनी गतिविधियां हैं उनको परिभाषित किया गया है और क्या शक्तियां प्रदान की गई हैं इसके अधिनियम के अंदर, कि इस अधिनियम के तहत केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति का या संगठन को आतंकवादी या आतंकी संगठन के रूप में घोषित कर सकता है। यूपा क्या दे सकता है, यूपा इतना दिया है शक्ति केंद्र सरकार को कि कोई व्यक्ति हो या संगठन हो या आतंकवादी हो या आतंकवादी संगठन हो, उनको उनके रूप में घोषित कर सकता है यूपा कानून के तहत, ठीक है। कब कर सकता है, उसके लिए शर्त है। यदि कोई व्यक्ति आतंकवादी कार्य करता है या उसमें भाग लेता है तब घोषित कर सकता है। आतंकवाद के लिए स्वयं को तैयार करता है तब घोषित कर सकता है। आतंकवाद में अभिवृद्धि करता है या उसे बढ़ावा देता है तब घोषित कर सकता है। अन्यथा आतंकवाद में संलिप्त होता है तब घोषित कर सकता है। इन शर्तों के आधार पे किसी को आतंकवादी या आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित कर सकता है कौन, केंद्र सरकार कर सकता है। यूपा के अंदर ये प्रावधान है। दूसरा ये है कि यह केंद्र सरकार को गैर कानूनी घोषित किए गए संगठनों को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो जब घोषित कर दिया गया तो अखिल भारतीय स्तर पर उसको प्रतिबंधित करने की भी शक्ति इससे मिलता है। तीसरा ये है कि इसके तहत भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों पे मुकदमा चलाया जा सकता है। चाहे भारतीय नागरिक हो चाहे कोई संलिप्त विदेशी नागरिक हो, दोनों पे भी मुकदमा चलाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा यदि भारत के बाहर विदेशी भूमि पे अपराध किया गया है तो इस अधिनियम के तहत उस रीति से अपराधियों पे कानून कार्रवाई की जा सकती है, उसी रीति से कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये था। उसके बाद इसमें जांच की भी शक्तियां हैं। इसके तहत
ऐसे मामलों की जांच राज्य पुलिस और राष्ट्रीय जो एनआईए है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, दोनों द्वारा किया जा सकता है, चाहे पुलिस करे चाहे एनआईए करे। ठीक है, इसमें अपील प्रणाली भी है। ये जो भी प्रतिबंधित व्यक्ति हैं या संगठन है, उनको अधिकरण की सहायता से अपील की सुनवाई के लिए भी अधिकार प्रदान करता है। तो अगर किसी को हमने प्रतिबंधित कर दिया है, संगठन हो या व्यक्ति हो, उसको प्रतिबंधित कर दिया, तो वो अपील में जाके अपील कर सकता है। अपील प्रणाली भी बनाया गया है और वो सुनवाई का अधिकार भी दिया गया है। तो हमने कहा कि किसी को आतंकवाद घोषित करना या संगठन, आतंकवादी संगठन घोषित करना है। फिर दूसरा क्या है, प्रतिबंधित कर सकता है। और तीसरा क्या है कि वो उस पे मुकदमा चला सकता है, मुकदमा चला सकता है। और चौथा क्या है, शक्ति दी, जांच की शक्ति दिया गया है, जांच की शक्ति दिया गया है। किसको? तो पुलिस और एनआईए को दिया गया। और पांचवा क्या है, तो इनकी अपील प्रणाली भी इनके लिए भी है, अपील प्रणाली। ये बातें हैं इसमें। तो यूपा में संशोधन भी किया गया। पहला संशोधन 2004 में किया गया। अभी हाल ही में 2019 में संशोधन लेटेस्ट हुआ है। शायद पीछे वाले लेक्चर में, जो चौथा लेक्चर है स्टार्ट किए थे, उसी में हमने यूपा 2013 लिख दिया है लेटेस्ट में। नहीं, यूपा 2013 नहीं, 2019 है लेटेस्ट। ठीक है ना। तो 2004 में जो संशोधन हुआ, किसी आतंकवादी गतिविधियों या किसी आतंकवादी संगठन की सदस्यता आदि के लिए निधि जुटाकर आतंकवादी संगठन का अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन करना भी यूपा के अंतर्गत शामिल किया गया। मतलब कि कोई निधि जुटा के अप्रत्यक्ष रूप से निधि जुटा भी रहा है और आतंकवादी संगठन को क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है निधि देके, तो 2004 में वो भी बोला गया कि यूपा के अंतर्गत आएगा। 2008 में क्या संशोधन किया गया, तो जो निधि के संबंधित दायरे थे, प्रावधान थे, दायरे उनको बढ़ा दिया गया। ठीक है। 2012 में क्या हुआ, तो 2012 में आर्थिक सुरक्षा के समक्ष जोखिम उत्पन्न करने वाले अपराधों को भी शामिल करने के लिए आतंकवादी कृत्य टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा को विस्तार किया गया। जो टेररिस्ट एक्ट था उसको क्या किया गया, विस्तार किया गया। तो 2019 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट हुआ है। तो इसमें क्या हुआ, तो 2019 के संशोधन में देखो सबसे बड़ी बात क्या था कि पहले क्या था, केवल संगठन को सरकार क्या कर सकती थी, केवल संगठन को घोषित कर सकती थी, आतंकवादी संगठन घोषित कर सकती थी, नामित कर सकती थी। लेकिन अब क्या हो सकता है, एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्तियों को भी आतंकवादी के रूप में घोषित सरकार कर सकती है, ऐसी शक्ति दी गई। पहली शक्ति ये था। दूसरा क्या किया कि जो एनआईए था, ठीक है ना, एनआईए के द्वारा क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। तो जब आतंकवाद जो है, जो आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति होती है, उस संपत्ति को जब्त करने के लिए एनआईए के जो डायरेक्टर होते हैं, महानिदेशक, उनकी स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई थी। जबकि इससे पहले था क्या, पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति अनिवार्य होती थी। अब किसकी अनिवार्य कर दी गई, एनआईए की। महानिदेशक अगर स्वीकृत करेंगे तो आतंकवाद से जुड़ी संपत्ति को जब्त किया जाएगा, ठीक है ना, किसी अधिकारी द्वारा। तीसरा क्या है कि इस मामले की जांच के लिए इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के रैंक के एनआईए के अधिकारी को अधिकृत किया गया है कि कोई भी अगर यूपेक से जुड़ा जांच होगा, वो एनआईए का इंस्पेक्टर होगा या उससे ऊपर का रैंक का अधिकारी होगा। दूसरी बात ये किया गया कि इस अधिनियम के तहत अनुसूची में परमाणु आतंकवाद संबंधी कृत्यों को दमन करने हेतु अंतरराष्ट्रीय विषमय प्रावधानों को भी क्या शामिल किया गया। तो जो भी परमाणु आतंकवाद संबंधी कृत्य हैं, उनको भी शामिल किया गया इसमें, ठीक है, 2019 के संशोधन में। तो और आतंकवाद विरोधी, एक तो यूपा हो गया, तो आतंकवादी विरोधी कानून के बारे में जान लें कि कौन कौन से हैं। तो देखो, एक टाडा आया था 1987 में, जिसे 2004 में समाप्त कर दिया गया था। इसका फुल फॉर्म था आतंकवादी और विघटनकारी क्रियाकलाप अधिनियम। उसके बाद पोटा आया था। पोटा 2002 में आया था और 2004 में समाप्त कर दिया गया था। उसमें मकोका आया था, एम कोका आया था, एम कोका, महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम है। ये वर्तमान में लागू है 1999 में, एम कोका। GCPOC मतलब गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण कानून 2019 में लाया गया। और यूपी कोका जानते हो, यूपी ने लागू किया। तो ये सब आतंकवाद विरोधी कानून है। वर्तमान समय में भारत के संदर्भ में यूपा कानून का महत्व क्या है, तो भारत से आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त करने में ये मदद कर सकता है। ये व्यक्ति के साथ साथ संगठन पे भी केंद्रित होता है। व्यक्ति को भी रोक लगा सकता है और साथ साथ संगठन को भी रोक लगा सकता है। ये विशेषकर
लोन वुल्फ अटैक, जानते हो लोन वुल्फ अटैक? जैसे इंसान है और इंसान क्या जाके किसी बम बन के और जाके अटैक कर दे, जिसमें एक व्यक्ति पूरी घटना को अंजाम देता है, उसको लोन वुल्फ अटैक बोला जाता है। ठीक है ना? तो लोन वुल्फ जैसे अटैक वाले व्यक्ति को भी यूपा कानून के अंदर लाया जा सकता है। न्याय वितरण प्रक्रिया में तीव्र करने में संदर्भ में ये प्रभावशाली है। संपत्ति जब्त करने संबंधी विलंब को कम कर सकता है। एनआईए का जैसे हमने बताया था कि 2019 वाला में था, तो संपत्ति जब्त करने के संबंधी विलंब को क्या कर सकता है, कम कर सकता है। फिर तो ये हमारा क्या होगा, लाभ होगा इसके यूपीए कानून का। क्या भारत में आतंकवाद को पूर्णतः समाप्त किया जा सकता है, व्यक्ति पर भी केंद्रित होता है, संगठन पे भी केंद्रित होता है, लोन वुल्फ अटैक जैसे लोगों से भी बचा जा सकता है, न्याय वितरण प्रक्रिया में तेज कर देगा, संपत्ति जब्त करने में जो विलंब हो रही थी उसको तेजी लाया। तो ये सारे इसके प्रभाव होंगे। एनआईए अधिनियम 2000, एनआईए अधिनियम में भी 2019 में संशोधन किया गया। क्या किया गया? तो अपराधों के दायरा था एनआईए अधिनियम में, वो दायरे को बढ़ाया गया। इस कानून में जैसे कि परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 को अनुसूची में शामिल किया गया। परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 भी शामिल किया गया, मतलब कि ये यूपा जिसको बोलते हैं। इस प्रकार के संशोधन अन्य अपराधों को भी शामिल करके एनआईए की जांच के दायरे में क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब मानव तस्करी, जाली मुद्रा, बैंक नोट आदि संबंधित अपराध भी इसमें शामिल हो गए। एनआईए के अधिकार क्षेत्र को भी बढ़ा दिया गया। अब एनआईए के अधिकारियों के पास भारत के बाहर किए गए अपराध को भी जांच करने की शक्ति होगी। एनआईए के विशेष न्यायालय भी बनाया गया। इस अधिनियम के द्वारा सरकार को इस कानून में सूचीबद्ध अपराधों के लिए ट्रायल के लिए विशेष न्यायालयों के गठन की भी अनुमति देती है। तो एनआईए में भी संशोधन किया गया। क्या किया गया? अपराध के दायरे बढ़ा दिए गए, एनआईए के अधिकार क्षेत्र बढ़ा दिए गए और विशेष न्यायालय गठित करने के लिए भी मंजूरी दिया गया। तो यूपा अधिनियम जो 2019 से जुड़ी चुनौतियां क्या है, क्या चुनौतियां हैं? तो एक तो अस्पष्ट और संदिग्ध परिभाषाएं, हमेशा यही होता है। गैर कानूनी गतिविधि को परिभाषित नहीं किया गया अच्छे से, स्पष्ट रूप से। अत्यधिक विवेकाधीन शक्तियां इसमें दे दिया गया है। अनुच्छेद 14, 19 और 21 जैसे मूल अधिकारों को चुनौती हमेशा रहता है इसको लेके। दोषी साबित होने तक निर्दोष जैसे सिद्धांत के विपरीत है। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं दोषी को कम दर है। जैसे 18 और 20 के बीच में यूपा के तहत जितने भी मामले दर्ज किए गए थे उसमें से सिर्फ 2 सिद्ध हुए थे, 3.1%, तो बहुत कम है। अपील प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां हैं। ठीक है, तो अपील प्रक्रिया में इस नियम के अंतर्गत अपील हेतु प्रावधान भी किया गया है। हालांकि अपील संबंधी 3 सदस्यीय पुनरावलोकन समिति का गठन स्वयं सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें 2 सेवारत नौकरशाह शामिल होंगे, तो ये भी जटिलता लेके आता है। तो इस प्रकार से ये सारी प्रॉब्लम है अभी भी। तो हमने यूपा अधिनियम के बारे में भी जान लिया। ठीक है, तो ये करेंट है जिससे हो सकता है कि क्वेश्चन पूछे। ऐसे तो हमारा जो डीकेडी है, आप लोग भी आदी हो, हमें लग रहा है आदी ना हो जा भाई डीकेडी, क्योंकि ये समझ में ही नहीं आएगा ना। थोड़ा ध्यान रख के इस पे समझो। ठीक है, जो डीकेडी कराएंगे, डीकेडी के ऊपर इस पे क्या होगा, यहाँ से मटेरियल कुछ इकट्ठा करके नोट कर लेना अगर सिनॉप्सिस बना रहे हो। सिनॉप्सिस में ऐसे लास्ट में जो हम देंगे उस पे भी डीकेडी तो करेंगे। करंट 1 साल का अभी बाकी है, ये तो पीछे जो न्यूज में थे उसको बताया। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से हम आएंगे, वो 1.5 घंटे का होगा लेक्चर। सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लेंगे 2 लेक्चर के करीब क्या बोलते हैं, जो आपदा है, डिजास्टर मैनेजमेंट का लेंगे, और 5 लेक्चर के करीब 5 से 6 लेक्चर हम इन्वायरमेंट में लेंगे। तो ये हमारा कुल 7 दिन में खत्म हो जाएगा। यहाँ तक बच जाएगा थर्ड पेपर में 2 क्वेश्चन, एक इकोनॉमी बच जाएगा और एक बच जाएगा साइंस एंड टेक, तो उसको भी खत्म फरवरी में पूरा कर लेंगे और डीकेडी हमारा चलता रहेगा। ठीक है ना, और फरवरी जो हमारा मार्च आएगा वो उस मार्च में हम लोग फुल्ली फोकस होंगे प्री के ऊपर। हमारा 75% कोर्स खत्म हो गया रहेगा मेंस के, और वहां से भी जब पढ़ेंगे तो वहां से भी फैक्ट कलेक्ट करते रहेंगे, डाटा कलेक्ट करते रहेंगे मेंस के लिए। ठीक है, चलिए बस नेक्स्ट कल मिलते हैं फिर लेक्चर में।